थोड़ी सी बुल्ला लोगों से कम पड़ती है। जो ज्यादातर तबलीग करते हैं चलिए नमाज को थोड़ा सा कम पड़ती है। आप पूछेंगे क्यों? मस्जिद केवल नमाज के लिए नहीं बनाई गई। मस्जिद में नमाज तो जरूरी है, लेकिन आपको कंधा से कंधा सटाकर खड़ा होने का हुक्म इसलिए दिया गया कि आपके बुखार का पता आपके साथ खड़े हुए इंसान को हो और ताकि आप उसकी मदद कर सके। आज मस्जिद में आने वाला कल नहीं दिखाई दे तो उसकी हालात जानने के लिए आगे बढ़ सके। हमने उसको केवल इबादत कर दिया। अरे वो हमारे हालात का जरिया था। हमारे भाई जावेद ने कहा, सुना आपने कि क्यों ना हम उसी मस्जिद में बैठ करके अपनी अपनी बात करें। ऑफिस की बात क्या है? ऑफिस एक जगह हो जहां से लिखा पढ़ी करे। हमारे नबी ने भी किया है, मस्जिद नबवी में भी हुई है। लेकिन दोस्तों, चलते चलते आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी कीजिए मगर बिस्मिल्लाह कह के कीजिए। आप कुछ भी कीजिए तो ये मत कहिए कि हम कर रहे हैं, हमसे अल्लाह करा रहा है। क्योंकि वो तो अबाबिल चिड़िया से भी काम ले लिया, लंगड़ा मच्छर से भी काम ले लिया। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमसे भी काम ले रहा है। और ये सोच कर अगर हम चलेंगे तो बेशक हमारा रब हमारा साथ देगा। बस इस शेर पर बात को खत्म कर देना चाहूंगा कि कुछ पाने के खातिर कुछ तर्क भी करना पड़ता है। पाने खातिर कुछ तर्क करना पड़ता है। कलियों को बहारें मिलती हैं, कांटों से गुजरना पड़ता है। माना की वफा की कदर सही, लाजिम है अदाकारी भी यहाँ। कुछ किस्मत से मिल जाता है, कुछ खेल भी करना पड़ता है। तो आप और हम अपनी चीजों के लिए करें। और चलते चलते इतना जरूर कह देना चाहूंगा कि आज आपके जरिए बैठने पर हम लोगों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र की हुकूमत को वक़्फ़ के मामले में हम शांति से नहीं बैठने देंगे। हम अपना हक लेने के लिए, सियासत क्या चीज है, हम सियासत की बात नहीं करते। ऑल इंडिया की चाहे जो भी हो, हम अपनी वो आदत बनाना चाहते हैं जो इबादत में शामिल होगा। और हम वक़्फ़ की लड़ाई को कल से ही शुरू कर देंगे। और इसमें आप लोगों की दुआएं और अल्लाह की मदद शामिल होगा, ये मुझे यकीन है। इसीलिए चलते चलते फिर एक बार आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक सरफेरिस्त थी ये अपने कारगुजारी से। और इनकी पहुंच धमक ये बताती है कि जज्बे के जो हरारत हैं हमसे कहीं कम हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश या नॉर्थ या साउथ और ईस्ट की बात न करके हम तमाम अपने मुल्क के हर सूबे की बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच सकी है। ऐसे लोग अगर हमारे साथ मिल जाएं तो जैसा कि शुरू में ही हमने कहा कि बेदारी एक तरीका है, एक ज़रिया है जिससे हम अपनी बात को मिल्लत के हर फर्द तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लीगल ऑफिसर अफजालुल हक साहब हैं, उनके सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो तस्वुरात हैं, जो वक्फ के बारे में एक मुख्तसर ब्रीफ, क्योंकि हम सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी हम चीज़ों को सुनेंगे। हमारे बीच में मेहमान खुसूसी का भी आने का एक तयशुदा प्रोग्राम है। उससे पहले हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के लायर और इस फोरम के लीगल एडवाइज़र जनाब इरशाद साहब हैं, उनको मैं अपने डायस पर दावत देता हूं। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अफजाल भाई को मैं दावत देता हूं कि वो अपने खिताब से लोगों को जी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का यहाँ वक्त देना इस बात की अलामत है कि आप लोग कॉन्शियस हैं और कुछ करना चाहते हैं वक्फ के लिए।
वक्फ के जो मसाइल हैं फील्ड में वो आप लोगों ने सुना जावेद साहब की कोशिश से, और जो इनके रफ़क़ा हैं उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया आपके सामने। बहुत सारे ऐसे मसाइल इन्होंने बताए हैं जो जिन पे ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो इनके लिए नए मंशूरात की शक्ल में आए हैं। और ख़ास करके जब बार साहब ने बड़ा एक्सपर्टीज़ बात रखी है, हमारे जो है ज़फ़र साहब ये वहाँ से कर्नाटका से इन्होंने रखी है, हमारे पुराने साथियों में से हैं। शमीम साहब से ज़्यादा मेरा तारुफ नहीं है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि ये वक्फ बोर्ड के CEO रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से ये कहना कि जो बहुत जब इनका आगाज़ था, जब इन्होंने ये सोचा था कि मैं ये काम करूँ, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि देखिए ये जो एक फील्ड है, इसमें अगर आपके लोगों के नीयत हो कि भाई हम इस काम को करें फी सबीलिल्लाह, तो वो इंशाअल्लाह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। एक जो बार बार ये बातें आती है कि कानून का मसला, कि वहाँ कानून बन गया या कानून नहीं बना। जैसे कि अभी कर्नाटका का इन्होंने बताया कि एक जो रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बन गया, तो ये मसाइल खड़े होते हैं और वहाँ की आवाम जिस तरह से कॉन्शियस होती है, हुकूमत कानून बना के वैसे रिस्पॉन्सेस लाती है। वो जो कॉन्शसनेस आपके यहाँ है, वो कॉन्शसनेस अगर दूसरे स्टेट में होगा तो वहाँ की इबादत गाहें मुनहदिम नहीं होंगी, और अगर होने लगी किसी वजह से तो ऐसे जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन आती है। इसी असना में अगर आप लोग जानना चाहें तो 1 मिनट में मैं बताऊंगा कि इंडिया में, हिंदुस्तान में वक्फ पे लेजिस्लेशन पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ब्रिटिश इंडिया ने 1913 में इसलिए लाया था कि हमें ये जो खराबियां हुई, वो एक केस ऐसा हुआ जिसका नाम है रसमैया चौधरी। वो प्रीवी काउंसिल ने वक्फ औलाद के मामले में फैसला कर दिया कि ये वक्फ होता ही नहीं है। तो पहली बार ब्रिटिश इंडिया में यहाँ के जो उस हमारे आबा अजदाद थे, उन्होंने कोशिश की, और उसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया कि नहीं, वक्फ औलाद जो है वक्फ है। अब ये काम करने के बाद हमारे वो जो आबा अजदाद थे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं होता, तो उन्होंने फिर एक एक्ट पास किया 1930 में। तो देखिए, जब कॉन्शियसनेस होता है किसी कौम में तो वो काम कराते हैं। और कॉन्शियसनेस की एक साहब ने और मिसाल दी यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई 1000 साल के बाद इंशाअल्लाह हमारे पास फिर से एक फैसला होगा, वो बाबरी मस्जिद का होगा। ये कौम की कलेक्टिव कॉन्शियस मेमोरी में रखी हुई बातें होती हैं, और ये बाबरी मस्जिद नहीं, आप दूसरे मुल्कों में भी मसाजिद को देखेंगे। अगर आप इसको आया सोफिया को लें, वहाँ मैं गया हूँ जब वो चर्च था, लेकिन अल्लाह के फजल से अभी वो मस्जिद है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हो सकता है आपके जो स्पेन की मस्जिद है, आपकी किर्तबा की, वो भी आपके पास आ जाए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बुनियादी तौर पे आप लोग जो यहाँ आए हैं और जो इस बात में, इस महफिल में आके शामिल हुए इस प्रोग्राम में, उनके लिए मैं जो ज़रूरी समझता हूँ, और जो मैंने इनसे कहा भी था कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। शमीम साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जो एक बात कही जाती है कि साहब यहाँ तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी या तो कब्रिस्तान है या वक्फ औलाद है ना। तो उससे क्या होता है, इनकम के पॉइंट पे वक्फ बोर्ड क्वेश्चन पुट कर देता है। ताजमहल थोड़ा कंटेंशियस इशू है, फिर उसमें बात तफसील हो जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात आ जाएगी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, साइट्स एंड रिमेन्स की बात आ जाएगी, तो उधर ना जाए। हमें वक्फ एक्ट पे देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ क्या होता है, आप बुनियादी चीज़ों पे कन्फाइन करेंगे तब नतीजतन कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आपके सामने आएंगी। जैसे आपने एक फोरम से जुड़ के कोविड के पीरियड में ये काम शुरू किया कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वक्फ बोर्ड में इंदराज हो, ये आप समझ लें कि बहुत बड़ा मील का पत्थर है।
जब तक वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो मसाजिद को कोई उठेगा और वो कहेगा जी ये पब्लिक प्रीमिसेस में पड़ता है, या ये जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इसको मिसमार्क कर दिया जाए, और फिर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में 2-2 रिकॉर्ड होगा एक ही मस्जिद का। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए पहली कोशिश जो होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को करना चाहिए, मेरा ऑलमोस्ट 15 इयर्स प्लस का तजुर्बा है वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, और अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ होता नहीं है। उसकी जो भी वजूहात हो उसमें एक वजह जो है वो ये हमारी सुस्ती, कौम का कलेक्टिव कंसंसनेस का ना होना, वरना 1 इंच ज़मीन रजिस्टर ना हो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये काम पहले कर दिया, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको रिकॉर्ड करवाना है। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होने में दुश्वारी आती है तो हर काम में दुश्वारी आती है, बगैर दुश्वारी के कोई काम नहीं होता है। अगर हम कॉन्शियस है तो हम उसे भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और थोड़ी सी कोशिश इन्होंने की है तो वक्फ बोर्ड ने कहा हम रजिस्टर करने को तैयार हैं। प्रोविजंस हमने पहले भी बताए थे, अभी भी वही बताता हूँ कि 36 में जो है एक लिमिटेशन पीरियड होता है, लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड को पढ़ाएं आगे जाके तो 40-41 वगैरह प्रोविजंस में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना चाहिए और 37 में आना चाहिए। दूसरी चीज़ है गजट नोटिफिकेशन की। हम फिर कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने तो करना नहीं है, तो हमें ही कराना है, चाहे कोई सा रिकॉर्ड हो, चाहे इन्होंने जैसे वामसी रिकॉर्ड का तस्करा किया वो भी गवर्नमेंट मॉड्यूल है। तो अगर आप कॉन्शियस होंगे, आप जो है कंप्यूटर से भी लोगों के साथ मिलके उसको एक्सेस कीजिए, कहीं हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी इसमें इंटर क्यों नहीं है, ठीक है। आरटीआई का फायदा उठाइए, आरटीआई भेजिए, पूछिए भाई आपने ये प्रॉपर्टी इतनी बीघा थी या इतना कट्ठा थी या इतना मारला थी, ये लैंड था, कब्रिस्तान था, ये इंटर क्यों नहीं है। उसी तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड भी अब जो है इंटरनेट पे आ गए, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी आप ठीक करवा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो क्यों नहीं रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के पास, 3 जगह रजिस्ट्रेशन होने के हर स्टेट में इम्कान होते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन है। दूसरी चीज़ है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशंस। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन को डील करने के जो मसाइल है वो बार बार उठते रहते हैं, और अभी कितने लोगों ने बात की, राजेंद्र सचर कमीशन ने की, रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने भी की थी, प्रोफेसर कुंडू ने भी की थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने भी की थी। तो ये गवर्नमेंट के काम है, वो करते हैं। उसके भी प्रोस एंड कॉन्स से अच्छाइयाँ होती है, खराबियाँ होती है, उस पर ज़्यादा तबसरे का वक्त नहीं है। हम ये देखते हैं कि उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट एट द बेस्ट जो करती है वो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लेके आती है। लास्ट टाइम में जो 2013 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया वो था जिसको अभी एक साहब ने जिक्र किया, जफर साहब ने, कि 54 में अमेंडमेंट किया गया, 51 में अमेंडमेंट किया गया, 52 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया। इसके अलावा जो कॉन्शियस लोग हैं उनके यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर पीपी एक्ट भी है, जैसे कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, उसमें वक्फ इंक्लूडेड है, वो ज़्यादा पावरफुल एक्ट है। अभी फॉर्चुनेटली आपके यूपी स्टेट में भी ये एक्ट आ गया है, और प्रोबेबली और कई स्टेट्स में आ सकता है या आने वाला है। तो अब हमारे ऊपर फिर एक जिम्मेदारी आती है कि क्या पब्लिक अथराइज्ड ऑक्यूपेशंस है वहाँ पे, अनअथराइज्ड ऑक्यूपेशंस, तो क्या हम उसको कैसे लेते हैं, क्या हम उस पर कंप्लेन करते हैं या सोते रहते हैं। अगर हम कंप्लेन करेंगे स्टेट मशीनरी पे, परसू करेंगे, अगर हम इसे प्रेशराइज करेंगे तो 10 केस में प्रेशराइज करते हैं आप, तो 5 में 7 में भी आपको फायदा मिलता है, तो कुछ ना कुछ गेन है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो इंक्रोचमेंट बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह से एक एस्पेक्ट्स लोगों ने रखा डेवलपमेंट का। देखिए डेवलपमेंट थोड़ा सा बहुत अहेड बात हो गई। डेवलपमेंट में तब आप बात करें जब आप इन चीज़ों को हैंडल कर ले और इन चीज़ों से बाहर निकलने की तरफ जाएं। इस पे पहले बड़े लेवल पे काम करें, आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन या इंक्रोचमेंट फ्री हो। फ्री इंक्रोचमेंट में कब्रिस्तान होगा, अगर आपकी ईदगाह होगी, मसाजिद होगी, तो वो डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमिक पर्पस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो उम्मीद यह की जाएगी कि आपके जो वो रिलीजियस मकासिद है वो उससे पूरे होंगे।
वो प्रॉपर्टी जो लैंड्स होते हैं खाली, जो अगर कमर्शियल पर्पस की है तो आपको डेवलपमेंट के एंगल से सोच सकते हैं। किसी साहब ने इसी दरमियान एक इशू ये रखा कि उन गरीबों को भी ज़मीन दिया जाए जिनके पास कुछ नहीं है। देखिए, वक्फ का मकसद यही होता है कि गरीबों को मदद किया जाए, लेकिन जब चैरिटी होगी तो चैरिटी से मदद होगी। जमीन उसको दी जाएगी जो गरीब है, उसको नहीं दी जाएगी। जमीन उसको दी जाएगी जो उसका रिटर्न सही देगा। आप रिटर्न को इक्विटेबल बेस पे तकसीम करें और अपने गरीबों को आइडेंटिफाई करें, जो भी मिस्कीन है, गुरबा है, यतामा है या जितने भी लोग हैं उनको, और उसको तकसीम करें। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ द वक्फ का मसला है, ये भी तब होगा जब आप इन चीज़ों से ऊपर निकल के आएंगे। और मैं समझता हूँ अगर जावेद साहब या आपकी टीम की, आप लोगों की कोशिश से ये सब चीज़ें होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। फिल वक्त जो है बहुत ज़्यादा सजेशन के साथ जितना आगे निकलते जाएंगे आपके काम आसान नहीं, मुश्किल होंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को बाद में रखिएगा जावेद साहब। अभी इंक्रोचमेंट और रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दें। कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल्स, मतलब ये सब इनकम जनरेशन के नहीं होते और इनका कोई इनकम नहीं होता है। तीसरी चीज़ है वक्फ प्रॉपर्टी का सेल हो जाना। वक्फ प्रॉपर्टी का सेल हो जाना भी 52A में एक कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर है। अब आप कॉन्शियस हैं तो आप एक मुकदमा करवा सकते हैं। कॉग्निजेबल रिगरस पनिशमेंट वाला केस में FIR होता है और होगा। फिर बात वहीं पहुंचेगी कि हम और हमारी कौम कितनी कॉन्शियस है। उसके बाद ये बात आती है कि कौन मिशनरी कितना काम करता है। तो मैं हमेशा इस बात पे जो भी हमारे लिसनर्स होते हैं, सामीन होते हैं, नाजरीन होते हैं, उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने कॉन्शियसनेस को देखिए, अपने इर्द गिर्द के जो चीज़ों हैं जिसमें औकाफ है उनको देखिए। अगर आप औकाफ को एडमिनिस्ट्रेशन पे कंसंट्रेट करते हैं तो फिर जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ देखिए। उसमें भी आपको 100% कामयाबी नहीं मिलेगी, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलती। तो आपको लगे रहना है। अगर X से नहीं होता है तो Y के पास जाइए, Y के पास नहीं होता है तो Z के पास जाइए। ये हमारा सिस्टम है। जैसे सिविल जज के पास हम जाते हैं तो हार नहीं जाते, फिर ADJ के पास जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तब जाके बाबरी मस्जिद का फैसला होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, खास करके जावेद भाई को। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में मेहमान खुसूसी जस्टिस इकबाल साहब, एक्स चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, मौजूदा चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन पंजाब एंड हरियाणा, अभी कुछ ही देरों में हम लोगों के बीच में होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस सफ़रनामे से यहाँ तक आए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे और एक बेहतर कोशिश इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। बहुत लोग जो हमारे बीच में नहीं कुछ कह पाए और कहने के लिए बहुत कुछ है, हम इंशाअल्लाह इस तरह का कैलेंडर बनाएंगे जो मंडल वाइज और पहले हेडक्वार्टर मंडल वाइज, जिससे कि मैक्सिमम चीज़ों को कवरेज दी जाए। इसमें कोई भाई जैसे हमारे अशफाक भाई हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, माइक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे फिरोज भाई, अंजर भाई प्लीज, अंजर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जावेद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझ जैसे नाकिर को हकीर को यहाँ इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज करूँगा, जिस मकसद के लिए हम और आप जमा हुए हैं ये बहुत बड़ा मकसद है। अभी बहुत सी बातें यहाँ हुई, अलग अलग टाइप की बातें हुई, पर मैं सिर्फ एक कारगुजारी सुनाकर आपको अपनी बात खत्म करूँगा। महाराष्ट्र से बहुत अफराद यहाँ मौजूद है, शब्बीर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत अदब करता हूँ और दीगर हमारे सोहेल भाई वगैरह बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया
शुक्रिया भी अदा करता हूँ आप यहाँ आए। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चंद दिनों पहले हम बहुत बड़ा डेलीगेशन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड फ्रॉम दिल्ली, हम लोग वहाँ के सियासत के जो रहनुमा अपने आप को कहते हैं उनके पास गए थे और काफ़ी सारी मसाइल पर बात हुई थी। देखिए यहाँ एक सबसे अहम मुद्दा जो छूट गया, मैं नहीं समझता कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, पर एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ जो बात करनी थी। देखिए इसमें एक मेरा सबसे पहले सजेशन ये रहेगा कि जहाँ बॉडी बनाने की मुतवल्ली की बनाने की बात आती है तो सबसे पहले अगर मुतवल्ली का कोई हकदार है तो वहाँ का इमाम है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करें तो सबसे पहले उस इमाम को जिम्मेदार बना दीजिए उस मस्जिद का, क्योंकि वो मोहल्ले का भी जिम्मेदार है। दूसरी अहम चीज़ देखिए यहाँ मजमा, ये हम लोग एसी में बैठ के यहाँ बात सुन रहे हैं, पर जो ग्रास रूट पे काम करने वालों को भी हम थोड़ी कारगुजारी सुन लें। शायद तौसीफ शेख का नाम आपने सुना है करजत का, जो तौसीफ शेख नहीं रहे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जो मरहूम तौसीफ शेख जिसको हम शहीद कहते हैं, जिसने अपनी जान सिर्फ और सिर्फ ये वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अपनी जान गंवा दी। शायद यहाँ बहुत से नया मजमा है उनको नहीं पता है कि तौसीफ शेख कौन है। मैं कारगुजारी देने का मकसद, मैं जज्बात को भड़काना नहीं चाहता, पर मैं आपके सामने ये लाना चाहता हूँ कि जहाँ हम लीगली भी बात करते हैं, बहुत से ग्रास रूट पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये तौसीफ शेख एक ऐसी शख्सियत थी जो करजत में रहते हुए जब डीएम ने उनके ऑफिस में जाकर जब बात नहीं सुनी तो फौरन पेट्रोल ले लिया उस नौजवान ने, क्योंकि एक उम्मीद के लेकर वो आया था, रोज उम्मीद लेकर अपनी बात को रख रहा था। नहीं सुना गया, झुकाया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन रहो या नेशनल कमीशन रहो, ये सिर्फ नाम की कमीशन से काम कोई नहीं आता है। मैं आपसे कहूंगा कि ये तौसीफ शेख हमारे लिए आइडियल होना चाहिए जिसने अपनी जान एक वक्फ प्रॉपर्टी के लिए डीएम की मौजूदगी में डीएम ऑफिस के सामने अपने आप को जलाकर जान दे दी, सुसाइड कर दिया। ये हमारे लिए एक पूछ है, अल्लाह क़यामत के दिन हमसे पूछेगा, उसकी औलाद हमसे पूछेंगी ये तौसीफ शेख ने उम्मत के लिए जान दिया, आपने क्या किया। तो ये हमारे लिए एक इबरतनाक वाक़या है ताकि आने वाले कल में हम ऐसे कोई तौसीफ शेख को ना देखें। इससे पहले हम हमारी लड़ाई लड़े। मैं शफीर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें आगे आइए, आप जैसी शख्सियत इसमें चाहिए, जावेद खान साहब, जावेद अहमद साहब, ताकि हम एक यूनिट होकर काम करें। होता यूं है कि हर छोटा हर चाहता है कि हम हमारे गली के हीरो बन जाए। मैं किसी की ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। महाराष्ट्र वाले भी इनसे जुड़े, यूपी वाले भी इनसे जुड़े, बिहार वाले भी इनसे जुड़े। अब हमारी कल मीटिंग हुई, जावेद साहब से हमने उनसे साफ कहा कि हम लोग, हमारा जो शोबा है, हम हमारे शोबे में काम कर रहे हैं, हमारे शोबे का जो काम एक वक्फ का है वो आपको जिम्मेदारी दे दी है। तो होता ये कि शोबा बांटने से काम भी असल उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। और मैं और एक बार जाते जाते एक आशार से अपनी बात खत्म करता हूँ। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह। हम क्या कर रहे हैं, एक झील के पानी की तरह अपने आप की वैल्यू हम खुद खत्म कर रहे हैं। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो साथ निकल सकते थे। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन जो जीना आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, मेरी आवाज बढ़ी है, जो जीना आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, जरा सा रुख बदलिए फिर वही नीचे ले आती है। जरा सा रुख बदलिए फिर वही नीचे ले आती है। तो हमें रुख नहीं बदलना चाहिए, वरना रुख बदलेंगे तो दुख और बढ़ जाएगा। मैं तो दे दीजिए ना, दे दीजिए, हमें कोई बात नहीं है, तो आप दे देंगे। कोई नहीं दिखा तब हमने कह दिया, नहीं तो क्या जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही अपने आप को इस आज के दिन के लिए खुश नसीब समझ रहा हूँ कि हमारे कौम के जो बुजुर्ग हजरात हैं, इनकी सरपरस्ती में हमें कुछ अच्छा काम करना है। लेकिन आज हमें तकरीबन 40-45 साल की हमारी उम्र है, 47 साल की, 47 साल से हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि इस तरह की मजलिसें हो रही है, इस तरह के जो है कामों को जो है वो बड़े बड़े लोग
जो है साथ में लेकर चले हैं, और कुछ लोग खादी के लिबास में बुर्का पहने इस काम को अंदर खाने में किस तरह अंजाम दे रहे हैं ये हम बेहतर जानते हैं। हमारे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्लस्टर है, जो वक्त के जो बोर्ड के ऑफिसेस है, इनका स्टाफ का क्या, इनमें कोई ईमान नहीं है। मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास में फोटोज है, हमने कई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को छुड़ाया है पॉलिटिशियंस और गुंडों के शिकंजे से। खान साहब बेहतर जानते हैं वो प्रॉपर्टीज को, मैं किसी का नाम लेकर के मैं किसी को या बदनाम करना या किसी के ऊपर ऐब या छीटा कशी, क्योंकि वैलुल कुल्ले हो मज़तिन लो मज़ते नील लजी जमा माल बहुत ददऊ यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम किसी की गीबत या किसी के लिए कीना या अगर अपने दिल को किसी के लिए अगर बुराई से अगर आप भर लोगे तो आपको अखलदा में जलना है। उसी तरह से उसके साथ में माल और असबाब को भी जोड़ दिया। आज हम किस पीछे लगे, हम जो है सेविंग बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम बड़े बड़े जो है वो अपने मुस्तकबिल के लिए असबाब बना रहे हैं। हमारे कल का ठिकाना नहीं है, अगली सांस का ठिकाना नहीं है, जबकि